ड्रामा थिएटर। तो हमारा मेन टॉपिक क्या है? हमारा मेन टॉपिक है डांस और परफॉर्मिंग आर्ट्स। लेकिन इस बार मैंने कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स उठाए हैं जो कि ड्रामा और थिएटर के एग्जाम जो लोग दे रहे हैं उनके भी काम आने वाले हैं। एकेडमी जो लखनऊ वाली संस्था है जिसकी बात हो रही है, इसके बारे में ये कहा गया है कि यहाँ पे 600 से अधिक वाद्य यंत्र रखे गए हैं। और संगीत नाटक एकेडमी जो नेशनल है, इसके तहत सबसे पहला जो है वह संस्था कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आ जाते हैं, जैसे ताल के 10 प्राण जो आपको ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाया जाता है। लेकिन जब आप तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नाम हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिए। विजित छिन्ना, भी शेकांग, माया सीतांग। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आ जाते हैं, जैसे ताल के 10 प्राण जो आपको ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाया जाता है। लेकिन जब आपका ये CUET का PG एग्ज़ाम और नेट का एग्ज़ाम होता है तब इसमें से कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली सबको याद ही होता है, इनके नाम खास करके जिनको नोट कर लीजिए। काल, मार्ग, क्रिया, ग्रह, अंग, जाति, कला, लय, यति, प्रस्तर। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन नेट के एग्ज़ाम में हो सकता है कि एक आध वर्ड ऐसे उठा के पूछा गया कि लय किसके अंतर्गत आता है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहे, उसको बता दिया गया कि इसमें से एक सिलेक्ट करिए। या फिर ताल के 10 प्राण के इनमें से कौन कौन से भाग हैं, मतलब 4 दे दिया और फिर पूछा कि ये 2 या 3 बताइए, इसमें से कौन ताल के 10 प्राण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पूर्व रंग और प्रेक्षागृह के बारे में हर साल पूछा जाता है। पूर्व रंग के अंतर्गत अंतर यवनिका, वही यवनिका, जिसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ये नाट्य शास्त्र के 5th चैप्टर में बताया गया है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम लोग चले आते हैं कुटियाट्टम, जो कि आपके सिलेबस का एक बहुत ही पुराना टॉपिक है और ये सालों से कुटियाट्टम के विषय में चला आ रहा है। क्वेश्चन पूछने का एक तरीका जो कि हर साल चेंज होता है। तो कैसे हम इसको पहले हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर उसको समझते हैं कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। ये जो कुटियाट्टम, जिसे कि माना जाता है कि ये 2000 वर्ष पुरानी नाट्य शैली है, जिसे बाद में यूनेस्को ने वैश्विक पुरातन कला के रूप में स्वीकार किया है। यह एक संस्कृत थिएटर है जो कि केरल से संबंधित है। मतलब कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर माना जाता है, जिसका कौन से स्टेट से संबंध है? केरल से। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के समुदाय आते हैं जो कुटियाट्टम को करना शुरू किए थे। अब ये काफ़ी और बढ़ता चला जा रहा है। मॉडर्न ज़माने में इसमें काफ़ी चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। ये प्राचीन काल की बात हो रही है। नेट का एग्ज़ाम देते समय ज़्यादातर लोगों को जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले क्या डांस की स्थिति थी, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण और भी प्राचीन प्राग ऐतिहासिक काल, तो उन सब में कुछ प्रॉब्लम आती है। तो ये उस समय की बात हो रही है, मतलब क्योंकि ये 2000 वर्ष पुरानी परंपरा है। इसमें 2 प्रकार के समुदाय इसको परफॉर्म करते थे, जिनमें पहले का नाम है नमपियार और दूसरे का नाम है चाक्यार। ये 2 नाम नोट कर लीजिए, नमपियार और चाक्यार, जिसका अर्थ होता है कि साथ में अभिनय करना। संस्कृत नाटक इसमें आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य अभिनय का पूर्ण रूप से पालन किया गया, जो कि हम अभिनय दर्पण में पढ़ते हैं कि अभिनय के कितने भाग होते हैं। परंतु इनको यहाँ पे क्या कहा गया है? इनको यहाँ पे रीतियों के नाम से जाना जाता है। ये जो कुटियाट्टम की परंपरा है, उसमें हमें भास के नाटकों का प्रभाव देखने को मिलता है और इसके जन्मदाता माने जाते हैं केरल के चेर वंश के सम्राट कुलशेखर वर्मन जी माने जाते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। केरल में प्राचीन काल में मुख्य लोक प्रदर्शन मुटियट्टू
इस नाम को नोट करिए, तिया टट्टू और पूरा टट्टू, यात्री कली, ये प्रचलित था। मतलब ये कुटियाट्टम के अंतर्गत ये 4 चीजें प्रचलित थी, जिसमें मुट्टियेट्टू नंबूदरी ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। नंबूदरी ब्राह्मणों के बारे में ये कहा जाता है कि ये केरल का एक ऐसा समुदाय है जो कि हमेशा से नृत्य नाटकों के लिए बहुत फेमस माने जाते थे और ये काफ़ी एक्टिव थे। मतलब ये मंदिर से लेके प्रांगण तक सभी प्रकार के फंक्शंस में, धार्मिक उत्सवों में नाट्य और नृत्य का प्रदर्शन करते थे। चाक्यार के मंदिर में माना जाता है कि इनके बारे में बताया जा रहा है, जो नंबूदरी ब्राह्मण हैं ये चाक्यार के मंदिर में अभिनय करते थे, जिन्हें कुत्तू या कुथु कहा जाता है। शांति कुथु, विनोद कुथु, जिसे हम मनोरंजन शैली मानते हैं, जिसमें नृत्य, नाटक, गायन, अभिनय, खेल कुछ भी हो सकता है, ये उस समय के हिसाब से डिसाइड होता था। इसमें पूरा नाटक नहीं बल्कि नाटक का एक अंक प्रसारित किया जाता है। ये जैसे आप रूपक पढ़ते हैं उसमें अंक के बारे में बात होती है, जैसे नाटक 1 अंक, 5 अंक, 2 अंक, मतलब अलग अलग अंक। और कालिदास के नाटकों को भी ज़्यादातर अंकों में प्रदर्शित किया जाता था। तो कालिदास के नाटकों के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। इसमें प्रत्येक अंक का अलग नाम और अलग महत्व होता था। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको आप सुनिए क्या लिखा हुआ है। ये मैंने किताब से नोट्स बनाए, जो मेरे मतलब सेमिनार और बुक्स के बारे में जो मेरे पास था उसके हिसाब से मैंने बनाया। ये गूगल पे नहीं मिलेगा। ऐसी चीज़ है जिसे कि आप ध्यान से सुनिए। इसे मैंने जो सेमिनार और जो मेरे पास बुक्स और नोट्स हैं उनके आधार पे मैंने ये बनाया है। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नाम हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिए। विचित छिन्ना, भी शेकांक, माया सीतांक, शूर्पनखा अंग, ये सब पॉपुलर माने जाते हैं। मतलब रामायण महाभारत के पात्र की तरह इनमें भी ये सब कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इनका कुलशेखर जी की बात हो रही है, उनका लेखन एक जो बहुत पॉपुलर है उसका नाम है सुभद्रा धनंजयम। ताप्ती स्वयंवरम एक अंक इतना बड़ा ये नाटक होता है कि उसे प्रस्तुत करने में 8 दिन लग जाते हैं। इसका मंचन कुथामंबलम या कुटुमंबलम नामक रंगशाला में किया जाता है। ये दक्षिण में 11 से 19वीं शताब्दी तक नट मंडप की स्थापना का वर्ष माना जाता है, जिस दौरान की इसे मतलब शुरू किया गया था और ये चला आ रहा है, कंटिन्यूटी में चला आ रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो एक ही टॉपिक हुआ, अभी बहुत टॉपिक है। ये जो मैं आपको वीडियोस में दिखा रही हूँ या बता रही हूँ, तो आप खाली मेरे वीडियो को देख के तैयारी मत करिएगा। इसके साथ साथ ये सभी चीज़ों का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इसके साथ साथ आपके पास जो भी नोट्स हैं, बुक में जो भी आपके पास अवेलेबल है, या ऑनलाइन भी अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उसे भी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक टॉपिक में से छोटी छोटी कई चीज़ें होती हैं जिन्हें कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा जाता है, लेकिन सब रहेगा अभी MCQs के फॉर्म में। और माइनस मार्किंग है नहीं तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। टाइम मैनेजमेंट करके चलिएगा। पहले जो क्वेश्चन जल्दी जल्दी पता है उनको सॉल्व करके फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम चले आते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि भक्तिकालीन से संबंधित है। इसमें आपको एक तो पुराण के बारे में पूछा जाता है, उपनिषद हो गया, वेद हो गया, ये सब तो कॉमन टॉपिक है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जाते हैं कि गीत गोविंद तथा श्रीमद् भागवत के अनुसार प्रत्येक प्रसंगों में जिसमें कि नृत्य तथा नाटक प्रस्तुत करना मंदिरों की कार्य प्रणाली का अंग था। तो जो भी क्वेश्चन आपके कोर्स में जैसे कि रासलीला वगैरह है जिनका संबंध श्रीमद् भागवत पुराण से है, गीत गोविंद जिसमें कि अष्टपदी वगैरह है और जयदेव की कृति है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप तैयार कर लीजिएगा। उसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे।
इसमें बताया गया है कि जटिल रंगों का प्रयोग होता था, स्त्री पुरुष पात्र होते थे, तथा इस समय के जो नाटक वगैरह होते थे उसमें जो मतलब श्रीमद् भागवत पुराण पे बेस्ड होता था, जिसमें पूर्व रंग की प्रक्रिया का पूरा पालन होता था। उस समय के नाटक की बात हो रही है, तो उस समय नाटक, डांस मतलब नृत्य नाट्य सभी में ढोल, मिझावू, इडिक्का, कोमा, कुच्चल वंशी, शंख का प्रयोग ये सब होता था। दीपकों का प्रयोग किया जाता था, गणपति, शिव, सरस्वती का आह्वान। और इसके अलावा अब हम चले आते हैं फिर से इस पे कुटियाट्टम पे। कुटियाट्टम के बारे में दोबारा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये सारे टॉपिक पढ़ने के बाद हम कुटियाट्टम को इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। जब हम कथकली को पढ़ते हैं, जिसका कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने अपने वीडियोस में दिए हुए हैं, जब हम कथकली को पढ़ते हैं तो कथकली में जिस तरह का प्रेजेंटेशन होता है, कुटियाट्टम में भी बहुत हद तक इसका प्रेजेंटेशन कथकली के जैसा ही होता है। जैसे कि अब मैं पढ़ के इसको सुना रही हूँ। अभी जैसे मैंने बताया कि प्राचीन काल में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे। कुटियाट्टम में भी जो है वो गणेश जी की पूजा, शिव जी की पूजा, सरस्वती की वंदना, ये सब होता था। इसमें भी मंच पे कुटियाट्टम प्रस्तुत करने के पहले 2 लोग एक पर्दे को पकड़ के सामने आते थे। इसके बाद गंगा जल का उस पे मंच के ऊपर छिड़काव किया जाता था। मतलब ये एक जैसे कहा जाता है कि पूरा धार्मिक कॉन्सेप्ट रहता था, तो उस जगह को पूरा पवित्र करना होता था। इसके बाद जब ये गंगा जल का छिड़काव हो गया, उसके बाद चारी, करण, अंगहार की प्रक्रियाएं होती थी। उसके बाद पुरापदु का कार्यक्रम होता था। जैसे कथकली में हम लोग बोलते हैं ना, पुरापदु यानी कार्यक्रम की शुरुआत। इसके बाद इसमें यक्षगान, भगवत मेला, भामा कलापम से मिलते जुलते कार्यक्रम होते हैं। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसका पूरा जो है वो सहारा लिया जाता है। मतलब जो चीज़ें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के अंतर्गत होती हैं, वो सारी चीज़ों को कुटियाट्टम के अंतर्गत मंच पे प्रस्तुत किया जाता है। अब इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग कैसे होते थे? पार्टिसिपेट करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जिसमें राजा है, ब्राह्मण है, उसके बाद ऊंची नीची जाति का कोई भी इंसान हो सकता है, एक प्रशासक हो सकता है, कवि हो सकता है, साधारण वर्ग का कोई भी मनुष्य हो सकता है। मतलब ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है ये लगभग 14 दिनों तक चलती थी। अभी भी कुछ कुछ जगहों पर केरल में इसका प्रदर्शन बहुत प्राचीन तरीके से किया जाता है और मंदिरों के कर्म कांड से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम माना जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक धार्मिक आनुष्ठानिक नृत्य माना जाता है। अब हम एक कुछ और टॉपिक पे आ जाते हैं कुटियाट्टम के अलावा। अब हम चले आते हैं थोड़ा लोकनाट्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। लोकनाट्य का ज्ञात जो है वो 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। मतलब ये शुरुआत कब हुई, तो इसका पता चला 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में, जिसके अंतर्गत लोकनाट्य क्या क्या होता है जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। रामलीला, रासलीला, अंकीय नाट, यक्षगान, ये धार्मिक लोकनाट्य है। तमाशा, नौटंकी, भवई सामाजिक विषय वस्तु प्रधान नाट्य है। रामलीला का समय मतलब शुरुआत, पहले समय लिखा है सिलेबस में, अब इसके बाद इसकी शुरुआत। इसकी शुरुआत के विषय में कहा जाता है कि 1000 ईसा पूर्व यानी BC या 800 BC, और रासलीला का संबंध कृष्ण चरित्र से माना जाता है। ये रामलीला और रासलीला का एक आनुमानिक मतलब समय माना जाता है कि इसकी शुरुआत इस समय हुई होगी। इसके अलावा रासलीला का संबंध कृष्ण चरित्र से होता है। ये तो जो लोग रासलीला पढ़े हैं, महारास पढ़े हैं, तो उनको इसके बारे में डिटेल पता है, तो इसमें बताने की कोई खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम चले आते हैं कुछ भक्तिकालीन
कवियों के नाम के बारे में, जिनके बारे में कुछ चीज़ें कॉमन पूछी जाती हैं, जिनमें जयदेव है, विद्यापति है, सूरदास, रसखान आदि कवियों के बारे में पूछा जाता है। इनके पुरुषोत्तम श्री कृष्ण माने जाते हैं और इनका समय 15वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। अब गीत गोविंद के बारे में जब पूछा जाता है कि गीत गोविंद का मुख्य विषय क्या है, तो नृत्य, गीत और संगीत है, जिसमें वाद्य यंत्रों की बहुत प्रधानता मानी जाती है। अब थोड़ा तो हो गया ये सिलेबस के बारे में बात। अब हम लोग बोलते हैं कि JRF क्या होता है और नेट क्या होता है। JRF के बारे में थोड़ी देर के लिए पढ़ाई को साइड में रखते हैं। जो लोग पहली बार दे रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं घबराएं। अगर वो 6-7 यूनिट बहुत अच्छे से डांस और परफॉर्मिंग आर्ट्स का रेडी कर लेते हैं और 6-7 यूनिट फर्स्ट पेपर का रेडी कर लेते हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। JRF का फुल फॉर्म है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसकी राशि ज़्यादा होती है और नेट जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनको जो स्कॉलरशिप मिलती है उसकी राशि इससे थोड़ी कम होती है। JRF के लिए 30 साल एज मानी गई है, लेकिन जो कैटेगरी में आते हैं जैसे ST, SC, OBC या फिर कोई अन्य कैटेगरी हो तो उनकी आयु सीमा में छूट दी गई है। जो लोग फॉर्म भरे उनको ये पता है कि जिनका जनरल कैटेगरी है उनका फॉर्म भरने की फ़ीस अलग है और जिनका कोटा या कैटेगरी में उनकी फ़ीस अलग है। इसी तरह से आयु सीमा में भी जो जनरल है उनकी 30-31 तक है, उससे ज़्यादा नहीं है, और कुछ विशेष परिस्थितियों में 34 तक है JRF के लिए। लेकिन नेट के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, आप जब तक चाहे वो दे सकते हैं। और अब जो लोग 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, खास करके प्रोफेशनल कोर्सेज में, तो वो ग्रेजुएशन करने के बाद भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अब हम चले आते हैं इसके दूसरे टॉपिक पे। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाएंगे और कैसे तैयारी करना है तो इसके बारे में हम बताएंगे। पता है कैसे रामलीला में लोग ऐसे कान को ऐसे करते थे, कान को ऐसे करके रामलीला सुनते थे। मतलब आपका एक स्टोरी के रूप में